हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस एमपीडीएलएड की इस मैराथन क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। जी हां, एमपीडीएलएड प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण यह वैकल्पिक विषय में से एक होता है, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हिंदी भाषा शिक्षण चुनते हैं, यह विषय का ये हम आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इस मैराथन क्लास में इस विषय की सभी इकाइयों को हम एक साथ कवर करेंगे। जी हां, ऑल यूनिट्स को इस एक ही वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैराथन क्लास आपको ये सब्जेक्ट डेफिनेटली क्वालिफाई करा ही देगा। यानी इस एक मैराथन क्लास को देखकर आप इसको समझकर पढ़कर जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम आप जरूर क्रैक कर जाएंगे बहुत ही बेहतरीन नंबर से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप सभी अगर इसी तरह के अन्य विषयों के मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, द्वितीय वर्ष के भी सभी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, अपनी सभी तैयारी इसी तरह करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। जी हां, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी वैसे ही हम एमपीडीएलएड के बाद एमपीटीईटी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीटेट, जी हां, इन सब की परीक्षा की तैयारी हम शुरू करेंगे हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट। उस दूसरे चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी क्लास एमपीटेट सीटेट सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर तो भी आ जाएगा, उससे जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी हम शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं पहले इकाई की जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया। जी हां, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया। इसके अगर इकाई एक की बात करें तो इस पर कुल अंक आवंटित है 13। जी हां, 13 मार्क्स अलॉटेड है इस एक इकाई पर, इस एक यूनिट पर। तो इस एक यूनिट जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया, इसकी बात करेंगे। इकाई एक की सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला ही प्रश्न, अगर हिंदी भाषा शिक्षण है या प्रोफेंशियल इंग्लिश है तो जब भी भाषा की बात होगी तो पूछा ही जाएगा कि भाषा क्या है। किसी भी विषय के बारे में पढ़ेंगे तो भाषा के बारे में जरूर बात होगी। तो यहां पूछा गया है कि भाषा क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा कर बताइए। तो वैसे अगर ये किताबी भाषा छोड़ दूं, ये सब अभी आप मत देखो, बस इतना सुनो, कंसंट्रेट करो कि भाषा है क्या। तो भाषा वह साधन है, एक माध्यम है, मीडियम है जिसके द्वारा, भाषा है वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, है ना, इसका आदान प्रदान कर सकते हैं, इसे अभिव्यक्त करते हैं सामने वाले के सामने। यही क्या है, भाषा है। भाषा वो माध्यम है, वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, है ना, अपने दिमाग में चल रहे आइडियाज को, इन सब को, है ना, हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने अभिव्यक्त यानी दूसरों के सामने जाहिर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों तक बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से जानकारी वगैरह यह सब साझा की जाती है। तो ये सब हो गया लैंग्वेज का, भाषा क्या है इसकी परिभाषा। इसको आप अगर और डिटेल में थोड़ा लिखो समझो तो चलिए थोड़ा किताबी भाषा में पढ़ ही लेते हैं भाषा का अर्थ होता क्या है। तो भाषा एक माध्यम है ना, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरों से कह सकता है, ठीक है, या फिर लिख कर ही बता सकता है ना, कहकर ही बता सकता है, लिख कर ही बता सकता है। भाषा दोनों है, लिखना भी भाषा ही होती है और बोलना भी भाषा ही होती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों से कह सकता है या लिखकर बता सकता है, ठीक है, अभिव्यक्त कर सकता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा जो है वो हमारे समाज में, हमारे कह सकते हैं सोसाइटी में, भाषा मानव जीवन के लिए एक ईश्वरीय वरदान है। भाषा मनुष्य को समाज में रहने लायक बनाती है। भाषा मनुष्य को पशुओं से किस तरह से अलग करती है, तो इसी वजह से, है ना, इंसान पशुओं से कैसे अलग है क्योंकि वो भाषा जानता है, इस प्रकार की भाषा बोलता है, यही मनुष्य को अलग करती है जानवरों से, ठीक है। और इसी के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। इसी चीज के कारण जो मनुष्य है ना वो दूसरे प्राणियों से, दूसरे आप कह सकते हो जीवों से क्या है, श्रेष्ठ है। यानी पृथ्वी पर इतने प्राणी हैं लेकिन कौन इस तरह की भाषा बोलना चाहता है जैसा हम बोलते हैं, तो एकमात्र प्रजाति वो है मनुष्य। और मनुष्य को यही चीजें जानवरों से, पशुओं से हमें अलग बनाती हैं। समझ गया है, क्लियर है भाषा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भाई हिंदी भाषा शिक्षण के कोई दो सामान्य उद्देश्य बतलाइए। जी हाँ, जो हिंदी भाषा शिक्षण होता है यानी हिंदी लैंग्वेज सिखाने का, पढ़ाने का जो इसके उद्देश्य हैं उसकी हम बात करने वाले। तो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें, पहले तो यहाँ पर थ्योरी जैसा बना लो एक लाइन कि हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, या हम ऐसा लिख सकते थे, हिंदी भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य हैं जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न दिए जा रहे हैं, नीचे दिए जा रहे हैं, है ना। हिंदी भाषा शिक्षण के कई उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, छात्र इस योग्य हों कि वे शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों व भाव को व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो छात्र हैं वो इतने काबिल हो, इतने योग्य हो। भाषा पढ़ाने का मतलब क्या होता है, हम भाषा क्यों सिखाते हैं कि बच्चा भाषा को लेकर कैसा बन जाए, वो भाषा को
किस योग्य हो जाए भाषा को? भाई वो भाषा को अपने विचारों, अपने भावों, इन सबको सरल, शुद्ध और स्पष्ट रूप में व्यक्त कर सके। ठीक है, हम छात्र को इसलिए भाषा सिखाते हैं कि वो इस काबिल बन जाए, इस योग्य बन जाए कि वो अपने विचारों को और अपने भावनाओं को शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट रूप से सबके सामने अभिव्यक्त कर सके। दूसरा, छात्र दूसरों के विचारों का अर्थ ग्रहण कर सके, अपनी बातें तो बता ही सके, ठीक है, साथ ही साथ दूसरों की बताई गई बातों को भी समझ सके, इसलिए भाषा सिखाते हैं। ठीक, तो अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करना, साथ ही साथ दूसरों के विचारों का अर्थ ग्रहण करना, कोई बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो उसको भी सुनना, समझना, है ना, ये भी आना ही चाहिए, ये पढ़ना ये भी आना ही चाहिए व्यक्ति को। फिर और क्या, छात्र शुद्ध उच्चारण एवं प्रवाहपूर्ण वाचन कर सके। छात्र जो है शुद्ध उच्चारण यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, साथ ही साथ वो प्रवाहपूर्ण वाचन यानी कि फ्लुएंटली बिना रुके पढ़ सके, है ना, प्रवाहपूर्ण, धारा प्रवाह पढ़ सके, वाचन कर सके। ठीक, तो ये सब क्या है उद्देश्य है कोई भी भाषा सिखाने के, खासकर अभी हम ये हिंदी भाषा शिक्षण देख रहे हैं तो हिंदी भाषा सिखाने का उद्देश्य है। हिंदी भाषा इससे सिखाते हैं कि भाई व्यक्ति, छात्र इस तरह से योग्य हो जाए, काबिल हो जाए कि वो दूसरे की भावनाओं, विचारों, इन सबको सरल, शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से समझ सके, कह सके, पढ़ सके, लिखकर बता सके। और क्या, छात्र जो है दूसरों के विचारों का अर्थ ग्रहण कर सके, साथ ही साथ भाई शुद्ध उच्चारण और धारा प्रवाह, धारापूर्वक प्रवाहपूर्ण वाचन कर सके। ठीक, ये सब हिंदी भाषा के शिक्षण के उद्देश्य है, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? ये जो शिक्षण है, ये जो एजुकेशन है, टीचिंग है, ये है क्या एक्चुअल में, है ना, किस प्रकार की प्रोसेस है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो वैसे अगर बात करें तो शिक्षण जो है ना, वो सभी क्षेत्रों में अगर देखा जाओगे तो उसमें सबसे जरूरी है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण सबसे प्रमुख है। एजुकेशन फील्ड में अगर देखा जाए तो टीचिंग जो रहती है, एजुकेशन फील्ड में टीचिंग सबसे मेन है, सबसे प्रमुख है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सोशल, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो होती है वो सोशल और सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण शब्द शिक्षा से बना हुआ है, शिक्षक से बना हुआ है ना, शिक्षण शब्द जो है वो शिक्षा से बना है, जिसका अर्थ ही होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना, ये शिक्षण का अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, ये शिक्षा से ही निकला है। ठीक है, तो शिक्षण की प्रक्रिया मानव व्यवहार को परिवर्तित करने की तकनीक है ना। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो मानव व्यवहार यानी इंसान के व्यवहार को बदलने की, परिवर्तन करने की टेक्निक है, तकनीक है ना। शिक्षण एवं अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बहुत से कारक शामिल होते हैं, इसमें कई सारी चीजें शामिल होती है। शिक्षण से हम मनुष्य के अंदर जो आप कह सकते हो कौशल है उनका हम उभार लाते हैं, उन्हें बाहर लाते हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो कौशल है, जो गुण है ना, उसे हम और बाहर लेकर आते हैं। ये सब क्या होता है? शिक्षण में होता है, ये सब शिक्षण प्रक्रिया में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि भाषा की प्रकृति लिखिए, है ना, लैंग्वेज का नेचर, भाषा की प्रकृति। तो भाषा की कई प्रकृति है, उनमें से कुछ प्रमुख प्रकृति निम्न दी जा रही हैं। भाषा की प्रमुख प्रकृतियां निम्न दी जा रही हैं, इस प्रकार का थ्योरी बना दो। जैसे बन गया नंबर 1, भाषा सामाजिक वस्तु है। अब प्रकृति मतलब नेचर पूछा है ना, असलियत में होती कैसी भाषा? तो भाषा एक सामाजिक वस्तु है। ठीक है, भाषा समाज में बोली जाती है तो सामाजिक वस्तु, समाज में प्रयोग करते हैं तो सामाजिक वस्तु। दूसरा, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा हर जगह चलती है ना, कहीं भी चल जाओ दुनिया के कहीं कोने में जहां इंसान रहते हैं वहां भाषा आपको मिल ही जाएगी। भाषा सर्वव्यापक है, सब जानते भी भाषा को, कोई ना कोई भाषा तो सभी जानते हैं। फिर भाषा अर्जित करने वाली वस्तु है, यानी भाषा जो है भाई उसे अर्जित किया जाता है, उसे हासिल करते हैं। भाषा कोई जन्म से बोलना नहीं सीखता है ना, जन्म के बाद वो अर्जित करता है, भाषा को हासिल करता है। कैसे सीखता है? अनुकरण करके, फॉलो करके। छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, छोटा बच्चा व्याकरण नहीं पढ़ता, लेकिन फिर भी भाषा सीख जाता है ना। कैसे? अपने बड़ों को फॉलो करके, अपने आसपास माता पिता परिवारजनों को बोलता हुआ सुनकर उस भाषा को कॉपी कर लेता है, अनुकरण करता है। तो भाषा अर्जित वस्तु है, जिसका अर्जन कैसे होता है? अनुकरण द्वारा होता है ना, फॉलो करके, अनुकरण, है ना, आप कह सकते हो नकल करके, ऐसा भी। ठीक, और क्या, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, भाषा को जो है रोका नहीं जा सकता, भाषा धीरे 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 बढ़ती जाती है। अरे आपने भाषा थोड़ी सी सीखी, ऐसा नहीं कि उतने में रह जाओगे, और सीखोगे और सीखोगे। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। फिर यह मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा मानव के विचारों को वाहक है, उसका माध्यम है, यानी मानव के विचार अगर कहीं से कहीं तक चलते हैं तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, यानी विचारों को लाने ले जाने का काम भाषा ही करती है। ठीक है, और ये हमारे अभिव्यक्ति यानी हम जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसका भी माध्यम है, यानी भाषा के माध्यम से ही अब चीजें अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मेरे अंदर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, मुझे कुछ जाहिर करना है, कुछ अभिव्यक्त करना है, तो किसके माध्यम से करूंगा? भाषा के माध्यम से। और क्या, यह सहज और नैसर्गिक क्रिया है, ये नेचुरल है। ठीक है, यह सहज है यानी कि सरल है, हम कह सकते हो सिंपल है, और नेचुरल है। तो ये सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया है। क्या? भाषा। भाषा जो है सहज और नैसर्गिक है। तो ये जितना भी आप देख पा रहे हो ये सब भाषा की प्रकृति, नेचर है। दिस ऑल आर द नेचर ऑफ लैंग्वेज, है ना, भाषा की प्रकृति है। क्लियर? भाषा कैसी कैसी रहती है? तो ऐसी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अगला सवाल, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? प्रादेशिक, नाम में ही है प्रदेश, तो भाई भारत अनेक प्रदेश अनेक राज्यों से मिलकर बना है, तो अगर कोई भाषा पूरे प्रदेश में बोली जा रही है ना, तो उसे हम प्रादेशिक भाषा, सिंपल है। तो भाषा अनेक प्रदेशों में विभक्त है, उन प्रदेशों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। यानी ऐसी भाषा जो एक प्रदेश में बोली जाती है, एक राज्य में बोली जाती है, उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसके पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार करने थे, इसके लिए कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन ने ना प्रत्येक प्रदेश का अपना अपना जो है प्रादेशिक भाषाओं का शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा सिफारिश की थी। यानी कि जो कोठारी कमीशन था, इन्होंने कहा था कि जिस जिस राज्य में, जिस जिस प्रदेश में जो जो भाषा बोली जाती है, उसी भाषा में वहां पर शिक्षा शुरुआत की देनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र है, तो शुरुआत की जो पढ़ाई शिक्षा होगी वो मराठी में देना चाहिए बच्चों को, उनके मातृभाषा में। पंजाब है तो पंजाबी में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जो कोठारी आयोग है, उन्होंने मदर टंग यानी कि प्रादेशिक भाषा, यानी हर स्कूल में, हर जगह पर उस राज्य की, उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देना चाहिए, इसकी सिफारिश, इसकी अनुशंसा, यानी इसका आप कह सकते हो डिमांड किया था किसने? कोठारी आयोग ने। ठीक है, ये कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन वही है जिन्हें एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के लिए, बदलाव के लिए लाया गया था, उन्हें वो आयोग की गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला सवाल है, त्रिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। जी हाँ, त्रिभाषा सूत्र यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला किसे कहते हैं, यह होता क्या है? तो त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो भाई 1964 और 67, 1964 से 1966 है ना, इसमें शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। यानी शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला हमारे सामने लाया 1964 से 1966 के बीच। इतने समय में रिसर्च हुआ पूरा और फिर फॉर्मूला फाइनली प्रेजेंट किया। क्या था ये फॉर्मूला, क्या था ये सूत्र? पहला, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, यानी लैंग्वेज 1 जो पढ़ेंगे वो या तो हमारी मदर टंग होगी या फिर प्रदेश की भाषा, या तो हमारी मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा। ठीक, दूसरी राजभाषा, राजभाषा जो हमारी चाहिए हिंदी होनी ही चाहिए। ठीक है, या सह राजभाषा। ठीक है, यानी ऐसी जिसे ऑफिशियल बोलेंगे, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे, यानी कि राजभाषा हिंदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ ये राजभाषा का, सह राजभाषा, इसका भी प्रावधान किया गया था। फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा, है ना, या विदेशी भाषा, कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज होना चाहिए जो इन दोनों में ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ हिंदी हो ही जाती है, यहाँ भी कभी कभी हिंदी हो जाती है, इन दोनों को छोड़ के ये ध्यान रखना। तो एक आधुनिक भारतीय भाषा या फिर विदेशी भाषा को शामिल करना, पढ़ना। ठीक है, इससे सम्मिलित करना। फिर अब ये ध्यान ये रखना है कि भाई हिंदी भाषा प्रदेशों में सूत्र कुछ अलग रहेंगे, फिर हिंदी मात्र पहली बोली जाएगी, तो यहाँ भी हिंदी, यहाँ भी हिंदी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वहां क्या होगा कि भाई इसमें हिंदी द्वितीय भाषा अंग्रेजी, है ना, और तृतीय भाषा संस्कृत। प्रथम भाषा क्या भाई यहाँ पर रहेगा हिंदी, द्वितीय भाषा क्या अंग्रेजी, और तृतीय भाषा क्या होगी यहाँ पर भाई संस्कृत, या फिर कोई अन्य प्रादेशिक भाषा, या तो संस्कृत या फिर उस पूरे प्रदेश की कोई अन्य भाषा जो आप बोल सकते हो। तो ये सब आपको जो दिख रहा है ये त्रिभाषा सूत्र है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र जो है ये आया था 1964-67 में, जिसमें नियम कानून बनाकर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस किए गए थे। क्या परिवर्तन, क्या चेंजेस किए गए थे? जैसे कि पहले मातृभाषा का प्रावधान किया गया। त्रिभाषा सूत्र मतलब 3 चीज। पहला चीज क्या भाई, इसमें मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा का प्रयोग। दूसरी चीज भाई, इसमें राजभाषा हिंदी रहेगी, और साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हो कि अंग्रेजी को भी सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त दिया गया। फिर और एक आधुनिक भारतीय भाषा भी पढ़ाई जाएगी इसमें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना था इसमें। ठीक, तो भाई इस तरह से देखना रहेगा। फिर ये सब प्रादेशिक भाषा कहलाएंगे। क्लियर है? तो प्रादेशिक भाषा क्या है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, राष्ट्रभाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है? जो भी राष्ट्रभाषा होती है हमारी, ठीक है, हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा होगी या जो भी बनेगी, उसका उद्देश्य क्या है? क्यों उस भाषा को पढ़ाना है, क्यों उस लैंग्वेज को पढ़ाना है? तो हमारी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से हम कहेंगे, मातृभाषा नहीं राष्ट्रभाषा, मातृभाषा अलग होती है, मदर टंग जिसे हम पहली बार बोलते हैं। तो अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो नंबर 1, भाषा के कौशल श्रवण वाचन व लेखन, भाषा के कौशल श्रवण वाचन व लेखन का विकास करना है। भाषा के कौशल श्रवण वाचन एवं लेखन का विकास, है ना, श्रवण वाचन और लेखन, इन कौशलों का विकास करना। नंबर 2, भाषा के शुद्ध व सुलेख लेखन की आदत सुदृढ़ करना। भाषा का शुद्ध व सुलेख, शुद्ध का मतलब होता है भाई एकदम करेक्ट, है ना, और सुलेख मतलब सुंदर लिखना। ठीक है, तो भाषा के शुद्ध व सुलेख अभिलेखन की आदत को बढ़ाना, उसे मजबूत करना। और क्या भाई, शुद्ध भाषा बोलने और पढ़ने का अभ्यास कराना। शुद्ध भाषा सिर्फ बोलने लिखने, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, शुद्ध भाषा भाई पढ़ना और बोलने का भी
प्रयास कराना, कोशिश करना। फिर शब्द भंडार एवं वाक्य संरचना व्यवहार में अभिवृद्धि करना, यानी जो वोकैबुलरी यानी कि वोकैब शब्दकोश होता है, शब्द भंडार यानी जितने हम शब्द जानते हैं उसे शब्द भंडार बोलते हैं। तो उन शब्द भंडार एवं उसके वाक्य संरचना यानी सेंटेंस बनाना, इन सब के व्यवहार में भी अभिवृद्धि यानी कि तेजी देखी जाएगी, बढ़ाना भी, है ना। मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चे का मौखिक और लिखित यानी कि ओरल और रिटन उसके जो अभिव्यक्ति उसके मन में चल रहा है उसका विकास करना। तो ये जब सब आप देख पा रहे हो, ये सब राष्ट्रभाषा शिक्षण के उद्देश्य, यानी हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा होती है वो हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं। पहली बात ये कि भाई ये भाषा के जितने भी कौशल होंगे जैसे श्रवण, वाचन, इन सब कौशलों पर आप क्या करना है, एक पकड़ बनाना, ठीक है, इन सब कौशलों का विकास करना। दूसरा, भाषा के शुद्ध व सुलेख लेखन की आदत जो रहेगी, भाषा का शुद्ध तरीके से और सुलेख सुंदर तरीके से लिखना, इसकी जो आदत होगी इसे भी बढ़ाना, मजबूत करना, ये भी इसका लक्ष्य होगा। और क्या भाई आप देखोगे तो भाषा के शुद्ध व सुलेख लेखन की आदत सुदृढ़ करना, मजबूत करना। फिर शुद्ध भाषा बोलने और पढ़ने का अभ्यास करना, शुद्ध भाषा यानी कि एकदम करेक्ट लैंग्वेज, है ना, बोलने का पढ़ने का प्रयास करना। फिर शब्द भंडार एवं वाक्य संरचना व्यवहार में अभिवृद्धि करना, जो शब्द भंडार होते हैं, वो कैब होता है, जो वाक्य फॉर्मेशन यानी वाक्य संरचना होती है, उसके व्यवहार में भी अभिवृद्धि यानी बढ़ोतरी करना, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सब हम राष्ट्रभाषा पढ़ाने का उद्देश्य है। राष्ट्रभाषा क्यों पढ़ाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम आ जाएंगे इकाई 2 पर, इकाई 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल। तो इस इकाई 2 की बात करेंगे, हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल। इस पर जो कुल अंक आवंटित है 12 है, यानी टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 12। यूनिट 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, यानी जो हिंदी भाषा पढ़ाते हैं तो उसके पढ़ाने के लिए जो स्किल कौशल चाहिए उसकी बात करनी है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के कौशलों की बात करें तो भाई इस पर कुल अंक आवंटित है, इस विषय पर, इस इकाई पर 12। इसकी पहली इकाई पर 13 अंक आवंटित थे, इस इकाई पर कुल 12 मार्क्स 12 मार्क्स मिलेंगे अगर इस एक यूनिट को हम प्रिपेयर कर लेते, पढ़ लेते। तो इकाई 12 को मतलब इस इकाई 2 को पढ़ने पर 12 मार्क्स अलॉटेड है, 12 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, यानी हमको कितने मार्क्स मिलेंगे पूरी इकाई पढ़कर, 12। इसके पहले इकाई पर कितने मिलते थे, 13। तो महत्वपूर्ण इकाई तो ये भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कि भाई वाचन के तत्व कौन कौन से हैं, यानी जब हम वाचन करते पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या तत्व, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं ना, यानी जिससे वाचन अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, ठीक है, उन तत्वों की बात करेंगे। तो वाचन के कई तत्व हैं जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते। वाचन के कई तत्व हैं जिनमें से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं या दिए हैं, निम्नलिखित हैं, ऐसा लिख दो थ्योरी 2 लाइन के। फिर नंबर 1, ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचाना। ध्वनि के जो प्रतीक वर्ण है, जैसे क, ये ध्वनि निकली तो क, तो इस ध्वनि का प्रतीक वर्ण कौन सा है, क, है ना, ऐसा रहता है क बोलना मुंह से ध्वनि है और उसका प्रतीक चिन्ह ये है, ठीक है। तो ध्वनि के प्रतीक वर्ण को देखकर पहचानना, ध्वनि के एकदम प्रतीक यानी उसका जो एग्जाम्पल रूप हो उसे पहचानना। दूसरा, वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना, वर्ण को अक्षर को जोड़कर शब्द बनाना, ये सिखाना। फिर शब्दों को उचित सोपान में बांटकर उचित गति से उच्चारित करना, शब्दों को उचित सोपान में बांटकर उचित शब्द से, उचित आप कह सकते हो सोपान में बांटकर उचित गति से उनका वाचन करना, उचित गति से उन्हें उच्चारित करना यानी उनका प्रोनाउंसिएशन करना। फिर 4, वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना। वाक्य को कैसे पढ़ेंगे, सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी कि जो वाक्य है यानी जो सेंटेंस है उन्हें सार्थक इकाइयों में यानी एकदम जिसका अर्थ निकलता हो ना, ऐसी इकाइयों में बांटकर उन्हें पढ़ना। और क्या भाई, संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना, संदर्भ के अनुसार इसके शब्दों का भाव ग्रहण करना, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, संदर्भ के अनुसार उसके शब्दों का भाव ग्रहण करना। तो अभी जो मैं आपको बता दे रहा हूं ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना। नंबर 2, वर्णों के प्रयोग से शब्द का निर्माण करना। नंबर 3, शब्दों को उचित सोपान में बांटकर उचित गति से उनका उच्चारण करना। फिर नंबर 4, वाक्य को सार्थक यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक कहते हैं, सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, है ना। फिर संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना, जो संदर्भ है उसके अनुसार उसका अर्थ समझना। ये सब क्या है, ये सब वाचन के तत्व है, यानी जब आप वाचन करेंगे पढ़ेंगे तो ये सब मायने रखती है सारी बातें, ये सब फैक्टर्स वाचन में आते पढ़ने में, यानी इनमें से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो अच्छा वाचन नहीं होगा। तो अच्छे से अगर वाचन करना है, बोलना है, पढ़ना है तो आपको ये सारे तत्व चाहिए, ये सारे फैक्टर्स चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। देखिए वाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सस्वर वाचन, अभी मैं जो बोल रहा हूं पढ़ रहा हूं तो मैं बोल के पढ़ रहा हूं तो ये सस्वर वाचन है। फिर अगर चुप रह के कोई मन के मन में पढ़ता है, इससे लाइब्रेरी में करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, मौन वाचन। सस्वर वाचन, मौन वाचन। यहां क्या पूछा है, मौन वाचन, चुप रहकर पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, तो हम क्यों चुप रहकर पढ़ते हैं। तो सस्वर वाचन के
अगर पूछा सवाल सेम बदल भी सकता है, याद रखिएगा। स्वस्वर वाचन के उद्देश्य, मौन वाचन के उद्देश्य, यहां दिया है मौन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मौन वाचन के कई उद्देश्य हैं जिनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मौन वाचन के यानी चुप रहकर पढ़ने के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से कुछ मेन ऑब्जेक्टिव प्रमुख जो है नीचे दिए जा रहे हैं, निम्नलिखित है। नंबर 1 देखो, छात्रों को, अब ये तो छोड़ दो ना, छोड़ो, पहले अभी समझा देता हूं आपको। देखो, हम चुप रहकर क्यों पढ़ते हैं, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, है ना, किसी को बाधा ना हो। दूसरा कि भाई इससे हमारी एनर्जी बचती है, हमारी ऊर्जा की बचत होती है। बोलोगे तो एनर्जी खर्च होगी, नहीं बोलोगे चुपचाप तो कम ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा की बचत होती है। फिर बोलकर पढ़ने में समय लगता है और मन में पढ़ने में समय नहीं लगता, तो मौन वाचन से समय बच जाता है। और क्या होता है इसमें भाई, हाँ, मौन वाचन करने से क्या होता है कि भाई हमें स्वयं पढ़ने की, है ना, सेल्फ स्टडी की आदत लग जाती है, ये भी होता है। ये सब फायदे हैं किसके, मौन वाचन के उद्देश्य हैं। चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, छात्र को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। बोलकर पढ़ोगे समय लगेगा, है ना, और अगर मन में पढ़ोगे तो फास्ट पढ़ सकते हो। नंबर 2, छात्रों की परिचित शब्दावली को सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना। छात्रों की जो शब्दावली होती है, यानी छात्र जिन परिचित नोन शब्दावली यानी जो वर्ड्स जानते हैं, उसे क्या करना, सक्रिय, एक्टिव बनाना, सक्रिय शब्दावली में परिवर्तित करना, बदलना। तीसरा, पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण कर उसके केंद्रीय भाव को समझने की योग्य बनाना। जो पाठ्य सामग्री है यानी जो पढ़ने का मटेरियल है, उसको भाई उसका अर्थ ग्रहण करके, है ना, उसका मीनिंग जान के भाई उसके जो मेन उसका अर्थ है उसको समझना, उसका ग्रहण करना। फिर अवकाश के समय का सही उपयोग करना, यानी खाली टाइम का, छुट्टी के टाइम का सही यूज हो सके, सही उपयोग हो सके, उसका सदुपयोग करना, ठीक है ना। अवकाश के समय जो है उसके समय का, उस खाली टाइम का अच्छा यूज करना। फिर छात्रों की वाचन में रुचि जागृत करना, छात्रों की पढ़ने में, वाचन में रुचि, इंटरेस्ट लाना। छात्रों का जो होगा इंटरेस्ट, रुचि जागृत करना किसमें, पढ़ने में, ठीक है। तो ये सब हम क्यों करते हैं, ताकि मौन वाचन ठीक से हो सके, या मौन वाचन क्यों करते हैं, ताकि ये सब हासिल हो सके। वाइस वर्सा ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक। अभी मैंने मौन वाचन के उद्देश्य की बात की, हो सकता है स्वस्वर वाचन के उद्देश्य की बात आ जाए, ठीक है। हो सकता है मौन वाचन की कमियां क्या है, या फिर स्वस्वर वाचन की कमियां क्या है, इनके लाभ क्या है, ये सब पूछ सकता है। सारे टॉपिक पढ़कर जाना। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला प्रश्न है स्वस्वर वाचन के गुण लिखिए। मैं भी बता ही रहा था, उसी को मैं यहां दे भी दिया। तो ये तो छोड़ो, पहले ये सब छोड़ो, अपने मन से डिसाइड करते क्या लिखेंगे, अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। स्वस्वर वाचन यानी बोलकर पढ़ना। अब ये इसलिए पढ़ते हैं, है ना, क्यों भाई, ये शुरुआत में पढ़ने का बड़ा आसान रहता है, छोटे बच्चे इसको बड़ी आसानी से रहते हैं। इसमें होता क्या है, शिक्षक जो होता है कि भाई स्वस्वर वाचन में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें ऊर्जा बहुत खर्च होती है, ये समय का व्यय होता है, इसमें टाइम बहुत लगता है, समय खर्च होता है। और क्या भाई, स्वस्वर वाचन करेंगे तो हाँ, शिक्षक जो है ना त्रुटियां पहचान सकता है। बच्चा मन में पढ़ रहा है तो गलत पढ़ रहा है कि सही कैसे पता चलेगा, पर अगर मेरे सामने बोलकर पढ़ेगा तो मैं बता पाऊंगा कि वो गलत पढ़ रहा है, यानी उच्चारण जो है उसको शुद्ध किया जा सकता है इससे। ये सब समझ गया, है ना, इतना तो दिमाग से लिख सकते हैं। अब चलते हम बात करेंगे इसके किताबी जो पॉइंट सीखने हमें बुकिश लैंग्वेज की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, स्वस्वर वाचन में निम्नलिखित गुण अवश्य होने चाहिए, ठीक है। स्वस्वर जो हमारा वाचन होता है उनका जो गुण की बात कर लेंगे ना, स्वस्वर वाचन के जो गुण रहेंगे वो कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। नंबर 1, पठन कार्य ऐसा हो कि लेखक द्वारा लिखी गई विषय सामग्री के उद्देश्य को वाचन से प्रकट किया जा सके। यानी कि पाठन का कार्य यानी पढ़ने का काम ऐसा होना चाहिए कि जो संदेश देना था उस कविता से, उस कहानी से, वो संदेश तब तक चला जाए। यानी कविता इतनी इमोशनल थी, भावुक थी, लेकिन आप बिना भाव के, भाव रही ऐसे ही लाइन से सीधे सीधे पढ़ दी जैसे कहानी पढ़ रहे, ये नहीं होना चाहिए, इसको भाव से पढ़ना चाहिए। तो पठन कार्य ऐसा हो जिससे लेखक द्वारा लिखी गई विषय सामग्री या विषय वस्तु जो है ना, उसका उद्देश्य वाचन से पूर्ण हो जाए, यानी पढ़कर उसका सही उद्देश्य निकाल सके। दूसरा, वाचन सार्थक क्रिया के रूप में होना चाहिए। वाचन इससे करते हैं कि वो उसका कुछ अर्थ निकले, है ना, उसका कुछ आप कह सकते हो कुछ हासिल हो, सार्थक हो, है ना, ठीक। तो वाचन जो है सार्थक क्रिया के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट, वाचन शुद्ध, स्पष्ट, मधुर और प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। वाचन जो रहेगा वो स्पष्ट होना चाहिए। वाचन भाई आप देखोगे तो शुद्ध होना चाहिए, मधुर यानी कि बहुत ही मीठा होना चाहिए, कानों को पसंद आने वाला, और प्रभाव उत्पादक यानी उससे प्रभाव है, दूसरों पर असर है, प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, ठीक। और क्या, वाचन मुद्रा तथा वाचन शैली उपयुक्त होनी चाहिए। वाचन मुद्रा और वाचन जो शैली होगी वो सुटेबल, उपयुक्त होनी चाहिए। इसमें अस्वाभाविकता नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा कि बनाकर वाचन कर रहे, पढ़ रहे, बनाकर पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप देखोगे कि ऐसा रियल महसूस होना चाहिए, बनावटी नहीं लगना चाहिए। जो वाचन होगा वो कैसा दिखना चाहिए, स्वाभाविक, अस्वाभाविक नहीं, है ना, वो आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, ठीक। ये सब क्या है, ये सब स्वस्वर वाचन के गुण है, स्वस्वर वाचन की खासियतें हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखिए, श्रवण कौशल के उत्तम बनाने को, श्रवण कौशल को अगर उत्तम बनाना और अच्छा बनाना है तो उसके क्या सिद्धांत है। श्रवण कौशल यानी सुनने की जो आप कह सकते हो स्किल है, उसको अगर अच्छा करना है तो कैसे अच्छा होगा। तो श्रवण कौशल को और उत्तम बनाने के जो
कह सकते हो सिद्धांत है या उसके उपाय है निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, बालकों के समक्ष सुनाई जाने वाली सामग्री रोचक हो। बच्चों को अगर अच्छे से सुनाना सिखाना है तो उन्हें ऐसी चीज सुनाओ जो इंटरेस्टिंग हो, है ना। तो बच्चों के समक्ष सुनाई जाने वाली सामग्री रोचक हो। दूसरी, बालकों के स्तर अनुसार सामग्री प्रयोग करें, यानी बच्चा जिस लेवल का है उस हिसाब से मटेरियल प्रयोग करे और सीखने की क्षमता की अपेक्षा तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा दे। लॉजिकल चीजों पर, तर्क शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। और क्या, भय एवं आतंक की स्थिति में, अगर डर है, आतंक है, तो भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। भय और आतंक की स्थिति में नहीं सुनना चाहिए। फिर आवश्यकता से अधिक श्रवण सामग्री होनी भी नहीं चाहिए, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है उतना ही सुनने की होना चाहिए, नहीं तो बस पूरा 2 घंटे सुनाया जा रहा है 3-4 घंटे सुनाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये अगर कोई सुनने की क्षमता, श्रवण कौशल को बढ़ाना चाहता है तो उसमें ये होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे देर तक आपको सुने, एज अ टीचर आप उनको देर तक सुना सको, तो ये स्किल लाओ अपने अंदर, है, ये चीजों को लाओ, इन कौशलों को। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला सवाल, पठन के समय ध्यान देने योग्य कौन सी बातें होनी चाहिए, यानी पढ़ते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे पढ़ने के समय तो कई बातों को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उनमें से कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है पढ़ने के समय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ध्यान रखना। तो जिन बातों को आपको ध्यान रखना है पढ़ने के समय वो निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, पढ़ते समय पुस्तक आंख से कम 25 सेंटीमीटर दूर रहे, ठीक है। तो पढ़ते समय पुस्तक आंख से 1 फुट की दूरी पर होना ही चाहिए मिनिमम, कम से कम देखे तो, वैसे है ना। 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंट विजन भी होता है, हम पढ़ चुके हैं शायद फिजिक्स में, है ना। तो प्रकाश वाले चैप्टर में, लाइट वाले चैप्टर में पढ़ भी रखा था। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारी किताब और हमारे बीच कम से कम 1 फुट की दूरी हो, यही आंखों के लिए स्पष्ट होगा, ठीक। पढ़ते समय पुस्तक आंख से 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। दूसरा, प्रकाश बाईं ओर से तथा पीठ की तरफ से आए। प्रकाश या फिर यानी जो लाइट है पढ़ते समय या तो इस तरफ से, बाईं तरफ से आए, या फिर हमारे पीछे से लाइट, ऐसा नहीं सामने से लाइट आ रहा था आंखों पर पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो प्रकाश बाईं ओर से तथा पीठ की तरफ से आना चाहिए, लेफ्ट से और पीठ की तरफ से आना चाहिए। फिर अधिक धीमे तथा अधिक तेज प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत डीम, बहुत कम लाइट में, या बहुत तेज शार्प लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत तेज लाइट में भी नहीं पढ़ना, बहुत धीमे लाइट में भी नहीं पढ़ना। फिर यथासंभव लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए, जितना हो सके भाई सोकर लेटकर तो मत पढ़ो, बैठकर ही पढ़ो, याद रखिएगा ना। पढ़ने की जो सही अवस्था है वो बैठकर ही है, तो यथासंभव लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए। और क्या, आंतरिक प्रेरणा तथा मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन हो, मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, ये होना चाहिए। ये सब क्या है, ये पढ़ने के समय जो बातें ध्यान रखते हैं, पठन के समय ध्यान रखने वाली योग्य बातें, है ना, ये वो बातें हैं जो आप पढ़ते समय ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो पहले क्या, वही पुस्तक पढ़ते समय 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। और क्या, प्रकाश लाइट हमारे बाईं ओर से और पीठ की ओर से आए। और क्या, अधिक धीमे तथा अधिक बहुत तेज प्रकाश में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज लाइट में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भी, और बहुत कम में भी नहीं। और क्या, यथासंभव कभी कभी जितना हो सके लेटकर मत पढ़ो, है ना, बहुत लेटकर, और जितना हो सके यथासंभव लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए। और क्या, आंतरिक प्रेरणा तथा मन लगाकर पढ़ना चाहिए, यानी इंटरनल आप कह सकते हो मोटिवेशन, यानी कंसंट्रेशन से और मोटिवेशन से पढ़ना चाहिए। क्लियर है, सवाल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, कक्षा कक्ष वार्तालाप में, यानी क्लासरूम की जो बातचीत होती है ना, कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी क्लास में जो आप बातचीत करा रहे हो, कक्षा कक्ष में जो हम बातचीत करेंगे या जो भी हम कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग है ना, जो भी कर रहे हैं, ये सब कैसे होने चाहिए, ये सब जो होना चाहिए भाई एकदम सावधानी के थ्रू होना चाहिए, एकदम सावधानी, अलर्ट होके, ठीक है। कैसे करेंगे, तो भाई इसमें क्या क्या सावधानी बरतेंगे, अगर ऐसा आप कर रहे हो, यानी क्लासरूम डिस्कशन कर रहे हो, आपको क्लासरूम डिस्कशन चालू करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला, कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानी? नंबर 1, वार्ताओं का आयोजन विशेष विषय या बिंदु पर किया जाए, यानी जो बातचीत रखेंगे वो कैसे ऐसे ही नहीं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी विशेष बिंदु पर, है ना। तो बातचीत जो है उसका आयोजन विशेष विषय और बिंदुओं पर होना चाहिए। नंबर 2, वार्तालाप का आयोजन विद्यालय परिसर में हो, बातचीत का जो अरेंजमेंट हो वो स्कूल के कैंपस में होना चाहिए, सबसे बेहतर ये होगा। तो वार्तालाप का आयोजन विद्यालय परिसर, स्कूल कैंपस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यालयों में जाने से छात्र की एकाग्रता भंग होती है, यानी पढ़ने के लिए अगर स्कूल जाएंगे तो इतना तैयार होकर रेडी होकर इतने सारे लोगों के बीच पढ़ेंगे, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात तो है, ठीक है। तो वार्तालाप जो है वो विद्यालय के में ही होना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो। फिर वार्ताओं के आयोजन में छात्रों को अपने शंकाओं के कह सकते हो आप समाधान हेतु, जब बच्चे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, तो इसमें छात्र को कुछ शंकाएं, कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समाधान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करना चाहिए, उन्हें सही मौका मिले डाउट सॉल्व करने का, साथ ही साथ जिससे शंकाओं की स्थिति ही उत्पन्न ना हो, है ना, कोई डाउट ही ना है, तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये सब कक्षा कक्ष वार्तालाप यानी क्लासरूम जो बातचीत होती है उसको ध्यान में रखकर करेंगे, ये सब रहेगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो हमारी इकाई 3 शुरू हो जाएगी, इकाई 2 खत्म। तो बात करें इकाई 3 की, जिसका नाम है भाषा शिक्षण के कौशल, यानी कि भाषा सिखाने के जो स्किल्स होते हैं, जो कौशल होते हैं, उनकी बात करेंगे, कैसे भाषा सिखाएंगे। इस इकाई 3 पर कुल अंक आवंटित था 12। जी हाँ, इकाई 2 पर भी 12 अंक आवंटित थे। इस थर्ड यूनिट पर, तीसरी इकाई पर भी 12 अंक आवंटित है। यानी इस इकाई को पढ़कर आपको 13 अंक हासिल हो जाएंगे, 12 अंक हासिल हो जाएंगे, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस तीसरी इकाई के। पहला प्रश्न कि भाई वाचन किसे कहते हैं, पढ़ना वाचन कहते किसे हैं। तो देखो, जो लिखित भाषा में हो, जो पहले लिखी गई हो, आप तभी पढ़ सकते हो। बिना कोई चीज जो लिखी नहीं करती उसको पढ़ कैसे हुए, है ना। तो अगर उसको आप कोई चीज लिखी नहीं, अपने मन से बोल रहे हो, यानी वो क्या है, वो तो आप अभिव्यक्त कर रहे हो, बोल रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज लिखी होती है तो उसको ही हम पढ़ सकते हैं। तो लिखित भाषा में अभिव्यक्त, लिखे हुए रिटर्न फॉर्म में अगर कोई चीज एक्सप्रेस्ड है, यानी लिखित भाषा में अभिव्यक्त विचारों भाव को मौन व स्वस्व रूप से पढ़ने की क्रिया। ठीक है, जो बातें, जो विचार लिखे होंगे, लिखित फॉर्म में होंगे ना, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे, या तो सस्वर या फिर मौन, मौन रखकर वाचन करना या सस्वर, उन्हें सस्वर या मौन रूप से पढ़ना। ठीक है, चुप रहकर या बोलकर पढ़ना, इसे ही वाचन कहते हैं। ये वाचन की परिभाषा। तो लिखी गई चीज को पढ़ना पड़ेगा, जो लिखी नहीं पढ़ोगे कैसे। तो लिखी गई चीज को आप जब बोल के या चुप रहकर पढ़ोगे तो इसे सस्वर या फिर मौन वाचन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न, सस्वर वाचन की 4 विशेषताएं बतलाइए। जो सस्वर वाचन है उसकी 4 खासियतें, 4 विशेषताएं, स्पेशलिटी क्या है। तो सस्वर वाचन की 4 विशेषताओं की बात करें तो वैसे तो आपको देखो, सस्वर वाचन की 4 विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं, ऐसा आप थ्योरी बना लो। नंबर 1, शब्दों की ध्वनियों का ज्ञान, यानी जो शब्द है उनकी जो ध्वनि है, उसका साउंड जो रहता है जिसे ध्वनि कहते हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, भाई शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए। तीसरा, वाचन का ढंग, पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। चौथा, भाई विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, यानी कि आप कह सकते हो जो पंक्चुएशन मार्क्स, विराम, फुल स्टॉप जिसे कहते हैं ये। तो ये क्या है, सस्वर वाचन की 4 विशेषताएं। जब आप बोलकर पढ़ते हो ना, तो आपको कुछ चीज आनी चाहिए। पहला तो जो चीज लिखी है उसको आपको ढंग से प्रोनाउंस, वाचन करते आना चाहिए, है ना, ढंग से आप उच्चारण, यानी शब्दों की ध्वनि का ज्ञान हो। दूसरा, शब्दों का अर्थ आपको पता हो। तीसरा, आपको वाचन का भी ढंग, वाचन करना भी आता हो, उसका तरीका भी पता हो। और चौथा, विराम चिन्ह, यानी आप जो फुल स्टॉप लगाएंगे, जो विराम लगाएंगे, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कहाँ रोकना है, कहाँ विराम चिन्ह लगाना है। ये 4 बातें जो है, ये विशेषताएं हैं किस चीज की, सस्वर वाचन की। ध्यान रखिएगा, किसकी, सस्वर वाचन है, बोलकर पढ़ने की। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए कि भाई वाचन में कौन कौन सी बातें समाहित है, यानी वाचन में, पढ़ने में कौन कौन सी बातें शामिल है, कौन कौन सी बातें समाहित है। तो वाचन में जो बातें समाहित, अगर उसकी बात करें तो देखो, वाचन में तो ऐसे कई बातें शामिल होती है, पर उनमें से खासकर तो 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वाचन में मुख्यतः 2 बातें समाहित हैं, 2 बातें शामिल होती है, समाहित होती है, एक ही होता है, ध्यान रखना। नंबर 1, वर्णों व शब्दों को पहचान कर ध्वनियों के साथ सह संबंध स्थापित करना, यानी वर्ण और ध्वनि दोनों को पहचान एक दूसरे के साथ सह संबंध, यानी कि रिलेशन बनाना। ठीक है, संबंध स्थापित करना। उसके बाद दूसरा, उपयुक्त गति से मौन या सस्वर वाचन करना, यानी एक सही, एक प्रॉपर स्पीड से आपको, उपयुक्त गति से आपको या तो चुप रहकर पढ़ना चाहिए, मौन होकर, या फिर सस्वर बोलकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उपयुक्त गति से मौन या सस्वर वाचन करते समय आपको करना क्या है, पठित सामग्री का पूर्व संबंध स्थापित होते हुए अर्थ ग्रहण करना। अब मैं अगर पहली लाइन पढ़ देता हूं, फिर दूसरी लाइन पढ़ने जाता हूं, दूसरी लाइन को पहले से रिलेट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यही बोला गया कि जब आप उपयुक्त गति से पढ़ते हो या फिर सस्वर वाचन करो, मौन वाचन करो, यानी एक सही स्पीड से जब आप क्या करते हो, पढ़ते हो, तो एक स्पीड रहे ऐसी, या तो न बहुत ज्यादा न बहुत धीरे, या फिर आपको न बहुत ज्यादा बोलकर या फिर मौन कर, कैसे भी रहकर वाचन कर सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसके पहले आपने जो दूसरी चीजों की सामग्री को, यानी दूसरे वाचन को पढ़ा था, इसके पहले जो दूसरी लाइनें, पैराग्राफ, किताब पढ़ी होगी, उससे जो रिलेशन होगा इसका, उससे रिलेशन निकाल के, इसका संबंध बना के अर्थ निकालना है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, लिखित कौशल संबंधित 4 योग्यताएं बतलाइए। यानी जो रिटर्न स्किल्स होती हैं, लिखित वाली रिटर्न फॉर्म में जो कौशल्स होते हैं ना, उनकी विशेषताएं बतलाएं, उनकी 4 योग्यताएं बतलानी है। नंबर 1, सुंदर, स्पष्ट, सुपाठ्य लिखना, यानी जो भी आप लिखेंगे उसको सुंदर, स्पष्ट और सुपाठ्य, यानी पढ़ने लायक लिखना। नंबर 2, शुद्ध वर्तनी, सही मात्राएं हो, शुद्ध वर्तनी में लिखना, सही मात्रा, सही स्पेलिंग बोल सकते हैं। फिर उपयुक्त शब्द विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उपयुक्त जगहों पर, है ना, उपयुक्त जगहों पर आप अलग अलग विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक लगा दो,
है ना, कहीं थोड़ा सा रुक रहे हैं तो उसे अल्प विराम दे दो, बहुत समय के लिए रुक रहे हैं तो पूर्ण विराम दे दो। तो उपयुक्त जो सुटेबल, जो आप कह सकते हो सही विराम चिन्ह हो, यानी पंक्चुएशन मार्क्स हो, फुल स्टॉप जैसी चीजें हो, उन्हीं का प्रयोग करना। फिर प्रसंगानुसार सटीक शब्द लिखना, जो प्रसंग जो मैटर है उस हिसाब से शब्द लिखो, यानी उस प्रसंग, उस इंसिडेंट, उस मैटर, उस चीज से रिलेटेड चीज होनी चाहिए, वही आपको लिखना है। ये जो आप देख पा रहे हो क्या है, ये लिखित कौशल की विशेषता है। लिखित कौशल की 4 योग्यताएं हैं। अगर आप लिखते हो तो ये स्किल्स होने ही चाहिए, है ना, लिखने में स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा लिखना है तो भी स्किल ला लो। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अब है लेखन कौशल संबंधी 4 योग्यताएं। पढ़ने से तो हो गया, अब लिखने से बात कर लेते हैं। तो भाई लेखन संबंधी विशेषताओं की बात करें, यानी अच्छा लिखना कैसे आएगा, तो नंबर 1 भाई सुंदर, स्पष्ट और सुपाठ्य लिखना। सुंदर, पढ़ने लायक, सुपाठ्य और आप कह सकते हो स्पष्ट, यानी कि साफ सुथरा लिखना। दूसरा, शुद्ध वर्तनी में लिखना, सही मात्राओं में लिखना। तीसरा, उपयुक्त शब्द विराम चिन्ह का प्रयोग करना, यानी सही जगहों पर सही जो कह सकते हैं विराम चिन्ह, सिंबल जो है वो रहे। फिर प्रसंगानुसार सटीक शब्द लिखना, जो प्रसंग जो मैटर चल रहा है उस हिसाब से एकदम सटीक शब्द लिखना, सही वर्ड इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला है आलेख से क्या तात्पर्य है। आलेख का मतलब क्या होता है, आलेख से तात्पर्य क्या है। अगर हम बात करें आलेख की, तो भाई आलेख का मतलब ऐसा लेख, आलेख से यह तात्पर्य है कि ऐसा लेख जिसमें भाई किसी घटना, किसी विषय पर संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए। संक्षिप्त यानी कि भाई एक लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड पैराग्राफ्स में, लिमिटेड लाइंस में आपको वो चीज लिखनी है। क्या क्या लिखना है उसमें आपको भाई, उसमें आपको ये ऐसा लेख होगा जिसमें किसी कोई लेख होगा जिसमें किसी घटना, किसी विषय, है ना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, इन सब संक्षिप्त शब्दावली के माध्यम से भाई लिखित रूप में प्रस्तुत करना, यानी सारी जो चीजें ओरल सामने से रियलिटी में होती है उसे रिटर्न फॉर्म में लिखना और सबमिट करना। ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी भी प्रयुक्त विषय शीर्षक पर अपने भाव अभिव्यक्ति की लेखन शैली आलेख का रूप धारण कर लेती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये अभिलेख क्या है, आलेख क्या, माफ कीजिए अभिलेख नहीं, आलेख क्या है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए डिकोडिंग क्या है। डिकोडिंग किसे कहते हैं, डिकोड करना। अगर कोई आप पहले सुलझा लेते हो, हल कर लेते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। उसी की बात यहां करनी है। डिकोडिंग है क्या, तो डिकोडिंग से मतलब क्या है कि शब्दों को टुकड़ों में बांटकर पहचानना, जो भी अलग अलग शब्द होंगे टुकड़े में बांटकर उसको फिर से सेट करना। ठीक है। तो डिकोडिंग से मतलब है शब्दों को टुकड़े में बांटकर पहचान, फिर उसे बोल पाना या पढ़ पाना, फिर उसे या तो बोलेंगे या फिर पढ़ेंगे, ये क्या होगा, डिकोडिंग होगा। यानी जो चीज लिखी है उसको आप समझो अपने तरीके से, हो सकता है दूसरी भाषा में, दूसरे फॉर्मेट में हो, उसे आप अगर उसका मतलब समझ गए आप तो इसे क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विद्यालय शिक्षा में भाषा के संदर्भ में डिकोडिंग और उस पर आधारित विधियां, अब विद्यालय के जो एजुकेशन है, स्कूल का जो एजुकेशन है उसमें भाषा से रिलेटेड, भाषा के संदर्भ में जो डिकोडिंग और उस पर आधारित विधियां, जो मेथड्स लगेंगी, है ना, ऐसे जैसे कि वर्णमाला, है ना, वर्तनियां, ये सब ध्यान रखेंगे, इसी से शुद्ध बोल सकते हैं। ठीक है। तो डिकोडिंग से बच्चों को सही तरीके से पढ़ना सिखाने में मदद मिलती है ना, उससे उनकी आप कह सकते हो कि जो भी सीखने की क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है, उसका विकास हो जाएगा, वो कौशल बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इन तरीकों से क्या किया जा सकता है, इन्हें भी सिखाया जा सकता है, एजुकेशन दिया जा सकता है, ये डिकोडिंग है। नेक्स्ट अगला देखिए, चौथी इकाई जिसका नाम है गद्य और पद्य शिक्षण। फोर्थ इकाई का नाम क्या है भाई, गद्य और पद्य शिक्षण, जिस पर कुल अंक आवंटित है 12। यानी चौथी इकाई को पढ़कर भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 12। पहली इकाई 13 की थी, बाकी 2 इकाइयां जो हम देख पा रहे हैं 3 और 4, है ना, 2 3 4 तीनों इकाइयां 12-12 अंकों की थी। ठीक। तो ये फोर्थ यूनिट जो है गद्य और पद्य शिक्षण, इस पर अंक आवंटित है कुल कितने, 12। कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे पढ़कर। क्लियर है। चलिए तो बिना देरी के इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला भाई, पद्य शिक्षण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, यानी जो पैराग्राफ सिखाते हैं, जो थ्योरी सिखाते हैं, कविता नहीं, वो याद रखिएगा ना, गद्य पद्य इसकी बात करेंगे। तो हम इसकी अगर बात करें कि गद्य शिक्षण की 4 विशेषताएं बतलाइए, तो सबसे पहला इसमें बालक का भावनात्मक विकास होता है। इससे क्या होता है भाई, बच्चे का पद्य अगर हम पढ़ेंगे तो इससे बच्चों का भावनात्मक विकास होगा। दूसरा, पाठ्यांश ज्ञेय होने के कारण आनंददायक एवं क्रियात्मक होता है, यानी इसका जो पाठ्यांश होगा, इसके पाठ का जो अंश होगा बहुत ज्यादा, आप कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा क्या है, आनंदकारक है, बहुत ज्यादा आपको आनंद मिलेगा और क्रियात्मक है, इसमें लोग क्रिया करेंगे, एक्टिव रहेंगे। तीसरा, इससे बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है, इससे बालक में, बच्चे में मानवीय गुण, इंसानी जो गुण होते हैं ना, उनका विकास होता है, इससे बालक में मानवीय गुणों का विकास होता है। चौथा, यह हृदय पक्ष को प्रबल बनाता है। ये जो हमारा हृदय पक्ष है, कहते हैं व्यक्ति दिमाग से ना दिल से सोचे ज्यादा, इमोशनल हो जाए, तो ये इसी से हो पाता है, पद से ही हो पाता है। ठीक है। तो यह हृदय पक्ष को प्रबल बनाता है। ठीक। गद्य पद्य, गद्यांश पद्यांश,
ये ध्यान रखना, हम पढ़ चुके हैं। ये सब पद्य शिक्षण की क्या है, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला, निबंध रचना के भेद बतलाइए। जो निबंध रचना करनी होती है, यानी जो एस्से लिखते हैं, उसके भेद क्या है, उसके प्रकार क्या है। तो विषय वस्तु प्रकटीकरण के आधार पर, यानी जो टॉपिक होगा उसे प्रकट करने के आधार पर, उसे कैसा शो करेंगे, कैसा प्रकट करेंगे, उसके आधार पर निबंध के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रकटीकरण के आधार पर निबंध के आमतौर पर, सामान्य तौर पर 4 भेद होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक निबंध, नंबर 2 विवरणात्मक निबंध, नंबर 3 विचारात्मक निबंध, नंबर 4 भावात्मक निबंध। यानी इसमें आप देखोगे जो वर्णनात्मक निबंध होगा उसमें वर्णों पर खास, शब्दों पर बहुत खास ध्यान देंगे। ठीक है, वहीं आप जो विवरणात्मक देखोगे, जो विवरणात्मक क्या है भाई, निबंध है, उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत ज्यादा विवरण दिया हुआ, डिटेल में लिखा हुआ। फिर रहता है विचारात्मक, यानी ऐसा निबंध जिसमें कुछ चीजों पर विचार किया जाएगा, है ना, कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा डिस्कशन, विचार होगा, सोचा जाएगा। और चौथा जो रहेगा वो भावात्मक, यानी कि इमोशनल। ठीक है, तो भावात्मक क्या होगा, ये निबंध होगा, ऐसा निबंध जिसमें आप बहुत सारी भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स सब भर दो, सब लिख दो, ये क्या हो जाएगा, हमारा भावात्मक हो जाएगा ना, भावात्मक निबंध हो जाएगा। तो आमतौर पर निबंध के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 भाई इसमें विवरणात्मक, नंबर 3 इसमें भाई विचारात्मक, और नंबर 4 ये होगा भावात्मक। क्लियर है? वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और यहाँ पर क्या रहेगा, भावात्मक। क्लियर? ये सब निबंध रचना के भेद टाइप्स है निबंध के। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, इकाई शिक्षण के लाभ और हानियां बताइए। इकाई शिक्षण जो करते हैं, यूनिट प्लान जो होता है, हमारा लेसन प्लान जो होता है, ठीक है, उसको सिखाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, उसकी बात करनी है। तो भाई अगर उसके लाभ की बात करें, सबसे पहले उसके फायदों की बात करें, तो देखो सबसे पहला फायदा क्या है, इसमें विषय वस्तु का संगठन भली प्रकार हो जाता है। यानी जो भी विषय वस्तु होगा, यानी जो भी आप कह सकते हो सब्जेक्ट होगा, वो इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। नंबर 2 शिक्षण की रूपरेखा अच्छी बन जाती है। एजुकेशन का जो रूपरेखा है ना, वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। फिर यह विधि प्रभावी शिक्षण का उत्तम साधन है। इस विधि से इफेक्टिव एजुकेशन हो सकता है, ये बहुत ही प्रभावी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव एजुकेशन दे सकता है ये मेथड। छात्रों की शिक्षण संबंधी क्रियाएं जो होती हैं पहले से ही इसमें निर्धारित कर लिया जाता है, पहले से डिसाइड होगा कि छात्रों को क्या क्रिया करनी है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये इकाई शिक्षण के अलावा फायदे हैं, क्योंकि अगर मैं लेसन प्लान बनाऊंगा आज, तो आज क्लास में क्या पढ़ाना मुझे पता रहेगा, बढ़िया से प्लान करके जाऊंगा, या फिर कल के लिए प्रिपेयर करके जाऊंगा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये इकाई शिक्षण के क्या है, फायदे हैं, लाभ हैं, हानियां हैं। क्लियर? तो लाभ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं, रचना शिक्षण का महत्व बतलाइए। जो क्रिएट करना, क्रिएटिव है ना, उसे अगर पढ़ाना है, रचना करना पढ़ाना है, तो इस तरह के शिक्षण का महत्व बतलाइए। रचना शिक्षण का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस। ठीक, पहले थोड़ी लिख लो। रचना शिक्षण के कई उद्देश्य होते, कई महत्व हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख दो। नंबर 1 रचना द्वारा भाव अभिव्यक्ति। रचना द्वारा हम अपने भाव को प्रेजेंट, अभिव्यक्त, सृजनात्मक, क्रिएटिव है ना, रचनात्मक, भाषात्मक, शैलीगत चिंतन आदि प्रवृत्तियों का विकास होता है। ठीक है, रचना द्वारा क्या होगा, हमारे क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, ये सब रचना से बढ़ेंगी, ये सब हम जो क्रिएट करेंगे उससे बढ़ेगी। तो रचना द्वारा भाव अभिव्यक्ति, सृजनात्मक, रचनात्मक, भाषात्मक, शैलीगत चिंतन आदि प्रवृत्तियों का इसमें क्या होता है भाई, विकास होता है। इन्हीं सब चीजों का, प्रवृत्तियों का विकास होता है। नंबर 2 विवेचनात्मक शक्ति, विचारात्मक शक्ति तथा साथ ही साथ कल्पना शक्ति है ना, इसका विकास रचना द्वारा ही होता है ना भाई। इसमें विवेचना यानी कि बहुत डिस्कशन, फिर विचार शक्ति यानी बहुत ज्यादा सोच विचार, फिर उसमें आप देखें कल्पना यानी इमेजिनेशन, इन सब के द्वारा उसके बाद जाके आप देखोगे ये चीजें बनी हैं, ये चीजें हुई हैं। ठीक, तीसरा रचना द्वारा भाषागत, भाषा विज्ञानगत एवं व्याकरण नियमों का पालन स्पष्ट होता है। यानी भाषा में आप देखोगे तो इसमें भाई भाषा के हिसाब से, भाषा के वैज्ञानिक पहलू के हिसाब से, साथ ही साथ इसमें व्यापारीकरण के हिसाब से, व्यापारीकरणगत हो उसके हिसाब से भी इसमें नियमों का पालन करना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट रचना द्वारा लेखन शक्ति का विकास होता है। रचना द्वारा लिखने की जो कैपेसिटी, लिखने की जो शक्ति होती है, उसका विकास होगा भाषण द्वारा। ठीक, तो रचना द्वारा सबसे ज्यादा किसका विकास होता है भाई, इसमें हम आप कहोगे तो इसमें सबसे ज्यादा रचना द्वारा लेखन शक्ति का विकास होता है। रचना द्वारा भाषा के विभिन्न रूपों का ज्ञान होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये जरूर ध्यान रखिए, ये सब लैंग्वेज क्या क्या करती है, भाषा से क्या क्या होता है, और भाषा के माध्यम से हमें बच्चों से क्या क्या करवाना है, इस बात पर ध्यान रखना है सभी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, इससे ही आपका सत्य, रचना, भाषा, ये सब रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं?
वाचन मतलब पढ़ना। इस मुद्रा से आप क्या समझते हैं, किस मुद्रा में बैठकर पढ़ना होता है, वाचन मुद्रा क्या है, इसकी बात करेंगे। तो भाई वाचन मुद्रा की बात अगर करें, इसका मतलब क्या है, बैठने, खड़े होने व का ढंग, है ना। वाचन मुद्रा मतलब पढ़ने की मुद्रा, पढ़ने की स्थिति, किस स्थिति में ढंग से आप पढ़ सकोगे। तो अगर वाचन मुद्रा की बात करें तो भाई वाचन मुद्रा का अर्थ क्या है, बैठने, खड़े होने का ढंग, वाचन सामग्री, हाथ में ग्रहण करने की रीति तथा भावानुसार हाथ पैर नेत्र आदि अंगों का संचालन है। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। अभी वाचन मुद्रा यानी पढ़ने की जो आप कह सकते हो सिचुएशन, किस मुद्रा में, ऐसे टांग पसार के ऐसे फैल गए और पढ़ रहे हैं, ये सही नहीं, ये गलत है। पढ़ने के लिए प्रॉपर पोस्चर होता है, गर्दन सीधी या पीठ सीधी कम से कम, ठीक है, प्रॉपर जगह बैठ कर, मध्यम धीमा धीमा लाइट आए हमारे बाईं तरफ से या फिर हमारे पीठ पीछे से लाइट आए, ऐसी लाइट आए और फिर हम पढ़े। क्लियर, ये वाचन मुद्रा बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसमें हमारे जो भी हाथ पैर होंगे, इसमें जो भी हमारे आप कह सकते हो शरीर के अंग होंगे, ये आप कह सकते हो कि भावानुसार, है ना, उस इस्तेमाल होंगे, ध्यान रखना। क्लियर, बस। नेक्स्ट अगला देखिए, कक्षा कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यानी क्लासरूम में, कक्षा कक्ष में वार्तालाप में जब बातचीत होती है, क्लासरूम में जब बातचीत होगी टीचर की बच्चों से, बच्चों के आपस में, तो उसमें क्या आप कह सकते हो सावधानी बरतनी है आपको, क्या क्या अलर्ट आपको रखना है। ठीक, नंबर 1 देखो, कक्षा कक्ष में हमारी वार्तालाप अधिक प्रभावशाली क्या रहती है, होती है। इसके लिए विशेष सावधानी के ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना पड़ता है भाई इसमें, कि भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिन लोगों ने प्रकृति ने यह गुण स्वाभाविक रूप से दिया है, अनेक अतिरिक्त लोगों को अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की संपत्ति और शिक्षा प्राप्त पुस्तकों में बातों को सीखना चाहिए। सिंपल से बता दूं कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं थोड़े सस्पिशियस होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो, उनकी जो बातचीत वार्तालाप होती है वो विशेष सावधानी बरतने वाली होती है, विशेष आवश्यकता बरतने वाली होती है, लेकिन फिर भी अगर वहां पर आप देखोगे कि कई सारे ऐसे गुण होंगे, जैसे कि भाई प्रकृति ने गुण दिया है लोगों को, ये ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो कक्षा का वार्तालाप है, इसमें आप ध्यान रखिए, अपने मन से जरूर ये सारी चीजें थ्योरी लिखो। क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन बातचीत होता है तो पहले आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, सबको एक साथ सुनना चाहिए, एक साथ सब नहीं बोलना चाहिए, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब आपको बताना रहता है। ये सब कक्षा कक्ष में वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानी, यानी जब कक्षा कक्ष वार्तालाप करेंगे, यानी कि क्लास वाइज जब बातचीत होती है कक्षा में, क्लासरूम के अंदर, तो भाई वहां पर क्या होता है ना, कैसे वो प्रभावशाली होता है, कैसे उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला के बाद हम हमारी 5वीं इकाई शुरू हो जाएगी सीधा। ठीक है, अब हम आते हैं 5वीं इकाई, जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण। तो बात करें इसके 5वीं इकाई की, जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण। जी हाँ, 5th यूनिट जिसका नाम है व्यवहारिक व्याकरण। इस पर कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, टोटल मार्क्स मिलेंगे 10, यानी 10 अंक हासिल हो जाएंगे अगर आप इस एक इकाई को पढ़ते हो तो, व्यवहारिक व्याकरण। तो इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है वो हम देख लेते चलिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर है कि भाई व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन कौन सी है, यानी कि व्याकरण पढ़ाने की जो पुरानी मेथड्स थी, है ना, वो कौन कौन सी है, पुरानी मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत जो विधियां हैं वो निम्नलिखित दी जा रही है। नंबर 1 भाई सिद्धांत विधि, इस मेथड से पढ़ाना। फिर प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि। ये चारों जो आप विधियां देख रहे हो, ये चारों विधियां पुराने तरीके से व्याकरण पढ़ाने के तरीके थे। ठीक है, ये व्याकरण शिक्षण की प्राचीन कह सकते हो विधियां हैं, मेथड्स हैं। इन्हीं मेथड से पहले व्याकरण पढ़ाया जाता था, पढ़ाया गया, आज भी कहीं कहीं ये प्रचलित भी रहती है। तो याद रखिए, इन चारों के नाम आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो सिद्धांत विधि, प्रयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि और उसके बाद समवाय विधि, ये चारों विधियां जो है ये व्याकरण शिक्षण की प्रमुख और प्राचीन विधियां हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वाक्य की क्या विशेषता होती है, जो सेंटेंस जो वाक्य होता है उसकी खासियत, उसकी विशेषता क्या होती है। तो अगर हम वाक्य की विशेषता की बात करें, यानी सेंटेंस की खासियतों की बात करें वाक्य की विशेषता की, तो देखिए वाक्य की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। वाक्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही है। नंबर 1 सेंटेंस की वाक्य की पहली विशेषता, नंबर 1 वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है, यानी वाक्य से इमोशन सामने ला सकते, रख सकते, अभिव्यक्त कर सकते। तो भाव में जो भावनाएं होती है उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। दूसरा स्पष्ट जो वाक्य है, यानी स्पष्ट वाक्य संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी वाक्य बनाने का सबसे बड़ा खासियत की स्पष्टता, यानी क्लियर रहे, है ना, स्पष्ट रहे, साफ सुथरी। तो स्पष्टता जो है वो वाक्य संरचना करने की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 3 श्रोता या पाठक के लिए, यानी सुनने वाला और पढ़ने वाला, है ना, श्रोता या पाठक के लिए सोए विचारों को जागृत करने का सामर्थ्य है, यानी
ऐसा विचार जो मर चुका है, ऐसा विचार जो सो चुका है, दब चुका है, याद नहीं है, भूले बिसर गए हैं, लेकिन उस वाक्य को पढ़कर वो विचार एकदम जाग जाए, है ना, वो अच्छा वाक्य कहलाता है। तो श्रोता या पाठक के लिए सोए विचारों को जागृत करना का समर्थ हो। और क्या, पदों या शब्दों का तारतम्य, यानी जो पद और शब्द है उनके बीच, भाई आप कह सकते हो गठबंधन जैसा हो, उनके बीच संबंध हो परस्पर, है ना, तारतम्यता हो उनके बीच में। और क्या, संक्षिप्तता या व्यर्थ पदों पर शब्दों का न आना, यानी जो व्यर्थ पद हो, जो थोड़े से संक्षिप्त में हो, ऐसे में शब्दों का इस्तेमाल ही ना हो, यानी कम ही आए तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी ऐसे बेकार फालतू के शब्द, यानी वाक्य में वो शब्द जबरदस्ती डालो ही मत जिसका कोई अर्थ ना निकले, या जो कोई जिसका लेना देना ना हो, है ना, अर्थ से, ध्यान रखिए। फिर साहित्यिक दृष्टि से माधुर्य भी वाक्य संरचना की एक विशेषता है। यानी अगर लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी साहित्य की नजर से देखें, तो वाक्य मधुर भी होना चाहिए, वाक्य में मधुरता भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान, ये भी एक विशेषता, एक वाक्य संरचना की खासियत होती है। ठीक, तो जब हम वाक्य बनाते हैं या वाक्य, एक अच्छा वाक्य कहते किसे हैं, तो उसके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। वो भाव को अभिव्यक्त करना चाहता हो, उस वाक्य में स्पष्टता उसका सबसे बड़ा गुण होता है। फिर भाई श्रोता या पाठक के अंदर जो सोए हुए भाव होंगे वो जाग जाए, सोए विचार जाग जाए वाक्य को पढ़कर, यानी इसमें पदों या शब्दों में तारतम्यता हो। फिर क्या, इसमें संक्षिप्त में जो व्यर्थ पद होंगे या शब्द होंगे उनको हटा ही देना चाहिए, उनका इस्तेमाल ही ना हो। ठीक, और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए, लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वाक्य मधुर भी होना चाहिए। ये सब क्या है, वाक्य की विशेषताएं, खासियतें हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला सवाल। व्याकरण के कौन कौन से विभाग माने जाते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट, विभाग हैं व्याकरण के, ग्रामर के। तो अगर ग्रामर के, व्याकरण के विभाग की बात करें, तो वैसे व्याकरण जो होता है ना, वो किसी भी भाषा, शब्द, वाक्य, शब्द, इन सब को ना क्या करता है, बहुत ज्यादा व्यवस्थित रखता है, नियम कानून बांध कर रखता है शुद्ध रूप में। तो भाषा जिसको व्याकरण व्यवस्थित रूप देता है, वर्ण, शब्द और वाक्यों के संयोग से बनती है। अतः व्याकरण के भागों का रूप भी तीन तीन मुख्य विभाग माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि व्याकरण के जो भाग होंगे वो भी मेन कौन से तीन है, एक वर्ण विभाग, एक शब्द विभाग और वाक्य विभाग। ठीक है, तो कोई भी भाषा जब बनती है तो उसमें तीन रहते हैं, ध्यान रखिए, तीन चीजें उस भाषा को व्यवस्थित रूप में लाती है। कौन सी चीजें, वर्ण, शब्द और वाक्य। कौन कौन सी तीन चीजें, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीन चीजें जो भाषा होती है उसको सुव्यवस्थित रूप में लाती है। तो उसको और सुव्यवस्थित करना है तो ग्रामर भी इन्हीं तीन से बनता है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर ये तीनों से हमारा व्याकरण रहे तो हमारा जो आप कह सकते हो ये हमारा भाषा को बहुत शुद्ध बना देगा, ये हमारी भाषा को बहुत अच्छा बना देगा, ये तीन चीज। तो ग्रामर भी, व्याकरण भी इन्हीं तीन चीजों पर आधारित रहता है। यानी अगर आप भाषा को तीन भाग में बांट दोगे ना, वर्ण विभाग या शब्द विभाग, वाक्य विभाग, तो आपका व्याकरण भी तीन भाग में बटेगा। कौन से तीन भाग में, वर्ण, शब्द और वाक्य विभाग। ठीक है, क्योंकि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, तो व्याकरण भी इन्हीं तीनों पर कार्य करता है। क्लियर, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। व्याकरण, ग्रामर, इसकी जो प्रमुख खास विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बतलाइए। तो व्याकरण की कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। जी हाँ, व्याकरण की कई प्रमुख विशेषताएं, उनमें से कुछ विशेषताएं नीचे दी जा रही। नंबर एक देखिए, व्याकरण भाषा की शुद्धता का साधन है। व्याकरण जो होता है वो भाषा को शुद्ध, एकदम प्योर, है ना, उसका साधन होता है। ठीक है, साध्य नहीं। व्याकरण भाषा का अंग अनुशासक है, यानी व्याकरण किसी भाषा को अनुशासन प्रदान करता है। ठीक है, शुद्धि लाता है उसमें। फिर व्याकरण वास्तव में शब्द अनुशासन, यानी शब्दों का अनुशासन ही क्या है, व्याकरण है। व्याकरण वास्तव में शब्द अनुशासन ही है, यानी शब्दों का अनुशासन क्या कहलाता है, व्याकरण। फिर और क्या, व्याकरण भाषा के स्वरूप की सार्थक व्यवस्था करता है। व्याकरण जो होता है वो भाषा को बहुत ही सार्थक रूप में व्यवस्थित करता है, यानी सही अर्थों में उसको अरेंज करता है। तो व्याकरण भाषा को आप देखोगे वो क्या करेगा, भाषा को सार्थक रूप में व्यवस्थित करेगा। और क्या, व्याकरण भाषा का शरीर विज्ञान है और तथा व्यवहारिक विश्लेषण करता है, यानी भाषा का व्यवहारिक रूप में बोलना, उसका विश्लेषण, सही गलत, ये सब कौन करता है, व्याकरण। तो व्याकरण यानी कि ग्रामर ये सब करता है। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, समझने, बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा की त्रुटियों को दूर करता है। व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने में मदद करता है। ये सब आप चीजें लिख सकते हैं। क्लियर, ये सब व्याकरण की विशेषताएं हैं, गुण हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, तद्भव शब्द क्या है, समझाइए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द सब पढ़े होंगे पहले भी आप, है ना, स्कूल में जब हिंदी व्याकरण पढ़े, यहां भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द है क्या एक्चुअल में, अगर इसको उदाहरण से भी देखें तो देखो, तद्भव शब्द दो शब्दों का मिलकर बना हुआ है, एक तत् और भव। तत् और भव क्या हो गया, तद्भव, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है
कि इससे उत्पन्न अर्थात जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए, संस्कृत भाषा से बने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द, ऐसे तद्भव, ये जो शब्द है ये तत् और भव दो शब्दों से मिला है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा से उत्पत्ति। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर आएंगे, उन्हें हम बोलेंगे तद्भव शब्द। क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे। ठीक, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे न आकर परिवर्तित होकर आए हैं हिंदी भाषा में, अब एज इट इज नहीं। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो कई ऐसे शब्द मिलेंगे जो संस्कृत में थे, जैसे आम्र संस्कृत में था, उसको लाया आम, तो चेंज करके लाया ना, हिंदी में आम्र थोड़ी बोलते हैं, आम बोलते हैं। तो आम्र संस्कृत में आम्रह यानी कि मैंगो, आम, और इसको हिंदी में लाया तो आम, यानी कि आप देखोगे इसको थोड़ा सा बदल के लाया। तो संस्कृत से हिंदी में आने वाले शब्द थोड़े अगर बदल कर आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे उसे तद्भव शब्द कहेंगे, जैसे कि दूध, दुग्ध का दूध हो गया, ग्राम का गांव हो गया, मुख का मुंह हो गया, हरिद्रा का हल्दी हो गया, है ना, भ्राता का भाई हो गया, है ना, आम्र का आम हो गया, जो मैंने आपको बताया है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे उदाहरण है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं लेकिन परिवर्तित रूप में। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला हम अब इकाई 6 पर आ जाते हैं सीधा। 5 इकाई होगी, ये हमारी 6वीं और इसकी अंतिम इकाई है। तो जो 6th यूनिट है इसका नाम है मूल्यांकन। इसका 6th यूनिट का नाम क्या है? मूल्यांकन है। और इस पर जो अंक आवंटित है, टोटल कितने अंक आवंटित है? 10। कुल अंक जो इस पर मिलेंगे टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे इस हिंदी भाषा शिक्षण पे। 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस एक इकाई को तैयार कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस इकाई को देखते हैं। इस इकाई का जिसका नाम है मूल्यांकन क्या है, पहला प्रश्न देखिए इस इकाई पर मूल्यांकन क्या है, उसके नाम पर ही प्रश्न पूछा है। मूल्यांकन कहते किसे? इवेल्युएशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो मूल्यांकन किसी भी वस्तु को जांचने का काम करता है। इससे पता चलता है कि उसका उद्देश्य पूर्ति हुआ है कि नहीं, या उसकी कितनी प्रगति हुई है। जैसे हम किसी बच्चे को सिखाना चाहते थे, अब सिखा तो दिए हैं, लेकिन वो कितना सीखा है कितना नहीं, ये जांचना है, तो क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल्यांकन किसी वस्तु में विद्यमान गुण, लक्षण, इनका मूल्य आंकने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति वस्तु में जो गुण है उसे नापने, आंकने, है ना, मापने, इसकी जो प्रक्रिया है उसे ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी बुरी है, वो कितनी सीखी है, वो कितनी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगी, वो वस्तु कितनी काम की है। ये मूल्यांकन कहलाता है, ये सब करने के लिए। ठीक है, इस प्रक्रिया में इस बात पर अधिक बल देते हैं, इस पूरी प्रोसेस में, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्रोसेस में किस बात पर खास ध्यान रहता है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में, मूल्यांकन के प्रोसेस में खास ध्यान जो रहता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं, है ना, उद्देश्यों की प्राप्ति कितने स्तर तक, कितने लेवल तक हुई है। मूल्यांकन करते ही इसलिए हैं कि हमने जो सिखाया, हम जिस उद्देश्य से सिखा रहे थे, क्या वो पूरा हुआ। अगर मूल्यांकन किया और पता चला कि आधा ही हुआ है, तो मूल्यांकन समझ में आ जाएगा कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति पूरी नहीं, आधे अधूरी हुई है। क्लियर? ये समझ में आ जाएगा, तो ये मूल्यांकन है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन के 2 लाभ लिखो। जो रचनात्मक, क्रिएटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, उसके 2 खासियतें, 2 फायदे, 2 लाभ। खासियत तो नहीं बोलेंगे, उसके फायदे बोलेंगे। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, इसके माध्यम से छात्रों को प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इससे बच्चों का जो प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, शुरुआत का जो उनका ज्ञान होता है, वो उन्हें हासिल हुआ है कि नहीं, उसका मूल्यांकन इसी मेथड, इसी विधि के द्वारा होता है। ठीक है, इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। इस माध्यम से छात्र का प्रारंभिक जो ज्ञान होगा, इनिशियल, उसका मूल्यांकन होगा। दूसरा, इसके द्वारा छात्र द्वारा प्रदत्त ज्ञान को किस स्तर तक आत्मसात किया है, ये भी पता चल जाएगा। यानी इसके द्वारा, इस मूल्यांकन विधि के द्वारा, रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा छात्र को जो ज्ञान दिया गया है, प्रदत्त ज्ञान को किस स्तर तक वो ले गया है, कितने लेवल तक वो सीख पाया है, ये पता चल जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन से 2 चीजें, यानी उसके प्रारंभिक ज्ञान की पता चल जाती है, और जो ज्ञान दिया गया, प्रदत्त किया गया, वो कितना सीखा है, ये भी पता चल जाता है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भाई मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है, ओपन बुक जो रहता है उसका क्या उपयोग है, क्या यूज है। तो मूल्यांकन में खुली पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित दिया जा रहा है। नंबर 1, यह छात्र की वैचारिक समझ को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये जो खुली किताब या खुली बुक जो पुस्तक है, उसका मूल्यांकन में उपयोग है। तो यह छात्र की, आप कह सकते हो, वैचारिक समझ को समझने में मदद करता है, वैचारिक समझ को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह सभी छात्रों को सफल होने का क्या देता है भाई, अवसर देगा, हर स्टूडेंट सक्सेस हो जाए, ये इसका चांस मिलता है। यह मूल्यांकन के डर को खत्म कर देता है।
इससे होता क्या है, मूल्यांकन अगर खुली किताब से होगा तो क्या होगा, वो फेल होने के या मूल्यांकन का जो डर होता है उन सबको खत्म कर देगा। और क्या भाई, इसमें उत्तरों को याद रखने का कोई बोझ नहीं होता, यानी रटने की प्रवृत्ति हट जाती है। जो खुली किताब से लिख के आंसर निकाल रहे हैं ना, तो इससे होगा क्या, बच्चों को उत्तर याद रखने की कोई इसमें पाबंदी नहीं होगी, उसका दबाव ही नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ वो मूल्यांकन का डर भी खत्म हो गया है, क्योंकि जब किताब से देखकर ही पढ़ना समझना क्या मूल्यांकन करना है तो इससे डर भी नहीं रहता। तो ये सब क्या है, ये सब है मूल्यांकन में खुली किताब का उपयोग। ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन आप पढ़े होंगे ना, सुने होंगे, वैसा ही कुछ। नेक्स्ट अगला देखिए, निदान मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, तो यहां से सवाल बनने ही बनेंगे। तो निदान मूल्यांकन किसे कहते हैं, निदान का अगर आप देखोगे ना, इस शब्द का मूल्यांकन तो पढ़ चुके हैं, अब निदान समझ लेते हैं। तो अगर हम इस खास बात निदान की बात करें इस शब्द की, तो निदान का सामान्य अर्थ ही है किसी की कमी को जानना। निदान यानी इसकी प्रॉब्लम को जानना, निदान का मतलब उपाय करना। तो निदान का सामान्य अर्थ है कमी को जानना या कठिनाई के लक्षणों एवं कारणों के आधार पर उसे पहचानने की क्रिया, है ना। ठीक है, तो किसी भी चीज के उसमें आ रही कठिनाई, उसमें जो लक्षण आ रहे, कठिनाई के जो लक्षण दिखेंगे, परेशानी दिखेगी, उसको पहचान कर, है ना, उसके कारणों को पहचान कर भाई उसको पहचानने की जो क्रिया होगी, है ना, उसे हम कहेंगे निदान। पर अगर हम शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें निदान की, तो शैक्षिक निदान के क्षेत्र में अधिगम एवं अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को, यानी पढ़ने लिखने से जो संबंधित, सीखने से संबंधित जो कठिनाई प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, उससे ही भाई हम उन कारणों को अगर हम समझते हैं जानते हैं उसे निदान कहते हैं ना। ठीक है, तो किसी भी परेशानी के पीछे जो कारण है, उस कारण को जान के उसको दूर करके उपाय करना, परेशानी हटाना, ये क्या कहलाता है, निदान। इसे ही निदान बोलते हैं। ठीक है, तो अगर शैक्षिक शब्दों में बोले तो शैक्षिक निदान के क्षेत्र में अधिगम एवं अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को, उनके कारणों एवं लक्षणों को समझना है, और इन कठिनाइयों को समझने के लिए ही निदानात्मक परीक्षणों का विकास होता है। अधिगम संबंधित, है ना, अधिगम संबंधी जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसमें जो लक्षण आते हैं उनको पहचान कर उनका निदान करना ही निदानात्मक मूल्यांकन या निदान मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, हिंदी भाषा कक्षा का रचनात्मक मूल्यांकन कैसे किया जाता है। जो हिंदी भाषा जो कक्षा होती है उसका जो रचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिएटिव इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो कैसे करते हैं। तो हिंदी भाषा कक्षा का रचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। उसके निम्न बिंदु, निम्न पहलू है। नंबर 1, कविता को भाव भाव के साथ पढ़ लेता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा सीखा है कि नहीं, हिंदी भाषा उसका अच्छे से आता है कि नहीं, उससे उसका पकड़ है कि नहीं, ये जानना है। तो आप कैसे जानोगे, पहला कि वो कविता को ढंग से समझ पा रहा है, कविता को हाव भाव के साथ पढ़ रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कविता को हाव भाव के साथ पढ़ लेने वाला व्यक्ति हिंदी भाषा की समझ रखता है, पता चल जाएगा। दूसरा, कविता में आए संदेश या भाव को समझ लेगा, कविता में जो संदेश छुपे हैं, कविता में जो भाव छुपे हैं वो उसे समझ जाएगा अगर उसे हिंदी समझ में आती है तो। फिर कविता में आए भाव को अपने शब्दों में सुनाता है, कविता में जो भाव आते हैं उसे अपने वर्ड्स में लाता है, अपने वर्ड्स में लिखता है। होता था ना, हम हिंदी में क्या करते थे, कहानी कविता अपने मन से पढ़ लेते थे, फिर अपने शब्दों का प्रयोग करके परीक्षा में लिखते थे, अच्छे मार्क्स भी आते थे कि हम सही लिखते थे, हम हिंदी पढ़ के समझ के लिखते थे। फिर कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों की पहचान कर लेना, तुकबंदी राइमिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों की पहचान कर लेना, फिर चित्रों पर बातचीत कर लेना, ये सब जो है उस बच्चे के लक्षण है। आप भी बता सकते हो जो व्यक्ति जो है हिंदी को समझ रखता है, जिसने हिंदी भाषा शिक्षण पे कमांड बना ली है, जिसने हिंदी अच्छे से पढ़ ली है। ठीक, तो हिंदी भाषा कक्षा का रचनात्मक मूल्यांकन अगर करना है तो कैसे किया जाएगा, इन चीजों से। इससे पता चल जाएगा कि उसने हिंदी भाषा ठीक रखी है, उसने उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न। इकाई योजना की कोई 3 विशेषता लिखिए। जो यूनिट प्लान, लेसन प्लान, जो इकाई योजना होती है उसकी 3 खासियतें। तो इकाई योजना की कई विशेषताएं, जिनमें से प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। बनाओ थ्योरी ऐसा। फिर लिखो नंबर 1, इकाई का निर्धारण छात्र की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार किया जाता है। यानी उस इकाई का आप कह सकते हो निर्धारण, यानी कि डिसीजन जो लिया जाता है वो छात्र की रुचि किसमें है, छात्र की योग्यता, उसका टैलेंट किसमें है, साथ ही साथ उसकी क्षमता, कैपेसिटी किस चीज में, उसे ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। दूसरा, शिक्षक आवश्यक शिक्षण सामग्री विकसित कर सकता है। टीचर जो है जरूरत के अनुसार शिक्षण सामग्री यानी स्टडी मटेरियल को डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, बना सकता है। तीसरा, शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सकता है। भविष्य में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम मानचित्र पढ़ेंगे, मान लो मैप, ठीक है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल, और उसमें मानचित्र पढ़ाना आएगा। तो अगर मैं पहले से प्लान बनाकर रखूंगा तो जिस दिन क्लास में जाऊंगा मानचित्र पढ़ाना होगा, उस दिन खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चे कैसे समझेंगे। उस दिन मैं मानचित्र लेकर जाऊंगा, उस दिन भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया, है ना, पूरे वर्ल्ड का नक्शा, ग्लोब, ये सब लेकर जाऊंगा।
तो इससे मेरी पढ़ाने की चीज और अच्छी होगी। भविष्य में क्या जरूरत पड़ने वाली, किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ये भी हम बता पाएंगे। जैसे टीचर कहीं नहीं बोलते हैं कि सोमवार को, मंडे को आप ये किताब लाइएगा, हम ये पढ़ेंगे, ये क्या है, ये प्लान ही तो है ना, है ना। तो ये ही होता है क्या, इकाई योजना होती है। ठीक, तो शिक्षक भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सकता है इकाई योजना से। क्लियर। तो ये सब जो है इकाई योजना की क्या है, विशेषताएं हैं, खासियतें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारा हिंदी भाषा शिक्षण की मैराथन क्लास, जो कि हमारे प्रथम वर्ष का विषय है। ऐसे अन्य और वीडियो, अन्य विषयों के आप मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। और मैं बताना चाहूंगा कि द्वितीय वर्ष का भी कोर्स हमारे चैनल पर लॉन्च है। जैसे आपकी परीक्षा खत्म होती है, आप द्वितीय वर्ष की पढ़ाई भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके सेकंड ईयर का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी, हम सीटेट और साथ ही साथ मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 इसकी तैयारी जो शुरू कर देंगे। हमारा जो सेकंड चैनल है, स्टडी क्लास एमपी टेट एंड सीटेट सेकंड चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल की लिंक है। और नहीं अगर तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च करके भी स्टडी क्लास एमपी टेट सीटेट सर्च करोगे ना, स्टडी क्लास एमपी टेट, तो आराम से वो चैनल आएगा, उस पर आप जाकर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि जैसी डेट की परीक्षा खत्म हो हम तुरंत टीईटी की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।